हेलो एवरीवन। सबसे पहले उन सभी को थैंक यू जिन्होंने लास्ट वीडियो को लाइक एंड हाइप करके सपोर्ट किया। अब इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। जिन्होंने नोटिस नहीं किया उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़े चेंजेस किए स्क्रिप्ट में और इमेजेस में। तो क्या आपको पसंद आए या नहीं, कमेंट करके बताना। और हाँ, जो लोग बोलते हैं कि इमेजेस कम है तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ उसी सिचुएशन के हिसाब से ही इमेजेस रखने पड़ते हैं, चाहे उस सिचुएशन या सीन का एक्सप्लेनेशन लंबा ही क्यों न हो जाए। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, कमेंट करके बताना। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, 30 सब्सक्राइबर ही कम है। आई होप कि आप करवा दोगे। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में जरूर नहीं लग रही, इसलिए मैं टिक अप नहीं दे रहा हूँ। एंजॉय द वीडियो। क्रिम्सन मून के नीचे गर्मन स्पैरो का सिलुएट जैसे ही क्लियर होता है, क्यूनोस किलगोर का रिएक्शन एक ट्रेंड प्रेडिटर जैसा है। ये बंदा वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फिगर्स को पहचानता है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी का टॉप ब्रास है और डेमी गॉड भी। इसलिए उसके अंदर पैनिक नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। लेफ्ट हैंड में आयन स्किन्ड पॉकेट वॉच, कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो। राइट हैंड में 6 बैरल ग्रे रिवॉल्वर, रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर। दोनों आइटम्स को उठाने का जेस्चर भी एक मैसेज जैसा है, मैं रेडी था। उसका लेफ्ट थंब पॉकेट वॉच के मेसी इनलेस पर फास्ट मूव करता है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स मशीन के हिडन बटन तक पहुंच रहा हो। सेम टाइम राइट आर्म रेज्ड और रिवॉल्वर का सर्कल ऑफ बैरल्स सीधा गर्मन स्पैरो पर। यह मूवमेंट एक स्पार्क की तरह शॉर्ट है, पर डेमीगॉड लेवल पर एक स्पार्क भी इनफ होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि क्यूनोस अपने इंस्टिंक्ट को ओवरराइड करता है। वो तुरंत रिस्ट्रिक्शन यूज नहीं करता। मुझे लगता है ये सीन क्लियरली दिखाता है कि क्यूनोस सिर्फ पावर से नहीं जीतता, डिसिप्लिन से जीतता है। उसके माइंड में डाउट है। गवर्नमेंट स्पैरो का फेस गारंटी नहीं, फेसलेस स्टैंड-इन्स, इल्यूजन्स, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आइडेंटिटी चीप करेंसी है। ब्लाइंड रिस्ट्रिक्शन वेस्ट हो सकता है, और डेमीगॉड फाइट में वेस्ट का मतलब डेथ। इसलिए वो ऑब्जर्व करना चाहता है, थोड़ा वेट, फिर स्पेसिफिक ऑर्डर, लॉज को डिस्टॉर्ट करने वाला प्रिसाइज कमांड। पर वेट का मतलब स्लो नहीं। नेक्स्ट सेकंड रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर रॉर करता है। बैंग 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 बैंग। ब्लैक और आइसी बुलेट्स का स्टॉर्म क्रिम्सन मून के नीचे गर्मन स्पैरो को एनवेलप कर लेता है। साउंड में डिस्पेयर का टेक्सचर है, जैसे गन फायर के साथ कोई इनविजिबल स्क्रीम अटैच्ड हो। ये रिवॉल्वर बुलेट्स के बिना फायर करता है, और फिर भी इंपैक्ट हैवी। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी खुद परफुलेट हो रही हो। और तब गर्मन स्पैरो का बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इनकॉर्पोरियल। बुलेट्स उसके थ्रू निकल जाते हैं, और जो चीज टियर होती है वो टारगेट नहीं, आफ्टर इमेज है। क्यूनोस ने बॉडी को हिट किया, पर बॉडी वहां थी ही नहीं। मुझे लगता है यहीं पर सियर पाथवे का कोर साइकोलॉजिकल वेपन दिखाई देता है। एनिमी को गलत सर्टेनिटी दे दो। अगला मूवमेंट और भी चिलिंग है। क्यूनोस के पीछे गर्मन स्पैरो अपीयर होता है, कोल्ड एक्सप्रेशन, हाफ क्राउच्ड, लीनिंग फॉरवर्ड। टॉप हैट क्रिम्सन मून की लाइट में ब्लड रेड लग रहा है, जैसे मून उसको स्टेन कर रहा हो। गर्मन एम करता है और ट्रिगर पुल करता है, बैंग। लेकिन शॉट रिडिकुलस वे में ऑफ मार्क है। क्यूनोस के राइट साइड का फ्लोरबोर्ड ब्लास्ट हो जाता है, स्प्लिंटर्स, फ्रैगमेंट्स, पर क्यूनोस को स्क्रैच तक नहीं। और डिस्ट्रक्टिव पावर भी कम लगती है, जैसे बुलेट का इंटेंट वीकन हो गया हो। ये क्यूनोस का अर्ल ऑफ द फॉलन लेवल डिस्टॉर्शन है। ट्रेजेक्टरी डिविएट, पावर रिड्यूस्ड। ये कोई डॉज नहीं, ये रियलिटी का रीराउट है। मुझे लगता है ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट तुम्हारा स्किल टेस्ट नहीं होता, तुम्हारा कंट्रोल टेस्ट होता है। और सियर पाथवे का कंट्रोल यही पेन पॉइंट है। क्यूनोस अपॉर्चुनिटी सीज करता है, डिसऑर्डर यूज करता है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स को ट्विस्ट करता है, और एक स्टेप में बेडरूम बालकनी के ऊपर। एक स्टेप जो लॉजिकली इम्पॉसिबल लगता है, पर डेमीगॉड के लिए डिस्टेंस भी निगोशिएबल क्लॉज बन जाता है। वो हाफ टर्न करता है, पॉकेट वॉच का बटन प्रेस करता है, और सॉलम वॉइस में ऑर्डर देता है, टेलीपोर्टेशन इज प्रोहिबिटेड हियर। इस लाइन के साथ मेगर मैनर, जो ऑलरेडी कंसील्ड वर्ल्ड में क्रिम्सन मून से लिट है, एक अननोन चेंज फील करता है। और गर्मन स्पैरो जो फायरिंग के बाद फेंट हो रहा था, वॉइड से दोबारा अपीयर होता है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं, टेलीपोर्टेशन फेल। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। क्यूनोस ने इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया कि जो एबिलिटी सबसे ऑब्वियस और सबसे डेंजरस है, हाई फ्रीक्वेंसी क्लोज क्वार्टर्स टेलीपोर्टेशन, उसे लॉक कर दो। मुझे लगता है लॉयर पाथवे के हाई लेवल में बैटल का मतलब पंच एक्सचेंज नहीं, बैटल का मतलब रूल सेट करना है। तुम अपोनेंट का गेम ही बैन कर देते हो। टेलीपोर्टेशन फेल होने पर भी गर्मन का फेस अनपिटर्ब्ड रहता है, पैनिक नहीं। बॉडी वॉप होता है, कलर्स फेड होते हैं, और वो डीप डार्कनेस में टर्न होता है। फिर वो डार्कनेस ग्राउंड पर कोलैप्स करती है, शैडोज में फ्यूज हो जाती है। मूनलाइट जहां नहीं जा रहा, वहां गर्मन इनडिस्टिंग्विशेबल। रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर फिर से फायर करता है। बुलेट होल्स उस स्पॉट को रिडिल कर देते हैं जहां गर्मन खड़ा था।
ग्राउंड टियर होता है, एरिया कोलैप्स होता है, रूम एक्सपोज होता है, पर एक भी डस्ट क्लाउड नहीं। ये डिटेल मुझे लगता है कंसील्ड वर्ल्ड की प्रूफ है। यहाँ फिजिक्स की साइड इफेक्ट्स भी फिल्टर्ड है। नॉइज और केओस के बावजूद मैनर में कोई वेक नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यूनॉस अभी भी अपने अर्ज को सप्रेस करता है। वो शैडोज में हाइड करने के एक्शन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, क्योंकि अगर वो गलत रिस्ट्रिक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी वेस्ट। वो काम ऑब्जर्वेशन चूज करता है। रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर और कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो दोनों रेडी, आई स्कैनिंग। ही इज वेटिंग फॉर गवर्नमेंट टू रीअपियर। लेकिन रीअपियरेंस नहीं होती। कोलैप्स्ड रूम में शैडोज साइलेंट, विंडो के बाहर स्टीपल और चिमनीज आइसी डार्कनेस में, जाइंट क्रिम्सन मून रूफ के ऊपर हैंग करता हुआ, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल अनरियल। गार्डन, ग्रेप वाइन्स, क्लासिकल विंडोज सब बैकग्राउंड में डीजेनरेट दिख रहे हैं, पर लाइफ का साइन जीरो। मेगर मैनर एक फॉरगॉटन कॉर्नर बन चुका है जो दुनिया की अटेंशन से कट हो गया हो। क्यूनॉस का माइंड थ्योरी फॉर्म करता है, कंसीलमेंट अथॉरिटी, यानी यहाँ कोई ऐसा फैक्टर है जो हाइड कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, और उसके माइंड में कंफ्यूजन फ्लैश होता है। गवर्नमेंट ने स्नीक अटैक नहीं किया, बैराज भी नहीं, इतने ओपनिंग्स क्यों छोड़ रहा है? क्यूनॉस को लगता है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि प्रिपेयर्ड हाई सीक्वेंस लॉयर और आर्बिटर को हैंडल करना कितना हार्ड है। फिर क्यूनॉस को रियल प्रॉब्लम समझ आती है। डिफीटिंग गवर्नमेंट की नहीं, एस्केपिंग द कंसील्ड वर्ल्ड की है। अगर वो यहां फंसा रहा तो नेक्स्ट डेंजर अननोन है। उसके माइंड में एक कोल्ड कॉन्फिडेंस भी है। बैकलैंड में हूं, अगर मैं बाहर निकल गया, इवन इफ एंजल्स डिसेंड, मैं अकेला नहीं हूं। और फिर एक ऑलमोस्ट लॉ लाइक बिलीफ, आर्टिफिशियल कंसील्ड वर्ल्ड्स मस्ट हैव एन ओपनिंग। ये मिस्टीरियस वर्ल्ड का अनअवॉइडेबल लॉ है, और लॉज को यूज करना लॉयर पाथवे डेमीगॉड्स का होम ग्राउंड। डिसीजन इंस्टेंट, एस्केप अटेम्प्ट। वो बैल्कनी से जंप करता है, स्प्रिंग रिलीज जैसा। हाई एल्टीट्यूड रीच करता है, पर फॉल नहीं, स्पीड स्लो नहीं। जंपिंग स्टेट को एक्सटेंड करके फ्लाइट अचीव। अर्ल ऑफ द फॉलन, एक्सप्लॉइट। मुझे लगता है ये सीन पावर स्केलिंग को क्वाइटली स्क्रीम करता है। सीक्वेंस 4 पर तुम फिजिक्स को आर्ग्यू करके बेंड कर सकते हो। अगर क्यूनॉस सीक्वेंस 2 एंजल होता तो वो इसी पावर से क्रिम्सन मून पर जंप कर सकता था। मिड एयर क्यूनॉस राइट आर्म स्विंग करता है और डिसऑर्डर रिलीज करता है। गोल, इस वर्ल्ड में रिपल क्रिएट करो और एग्जिट एक्सपोज हो जाए। मैनर के फ्लावर्स और ग्रेप वाइन्स वेवर करते हैं। स्टीपल, चिमनीज, विंडोज फेंट शैडो से कवर हो जाते हैं। होल वर्ल्ड डिस्टर्ब होता है, लेकिन मून नहीं। मून अनचेंज्ड, साइलेंटली हैंगिंग। क्यूनॉस पैटर्न ग्रास्प करता है। दैट्स द एग्जिट, अनचेंज्ड पॉइंट, एंकर पॉइंट, ओपनिंग। विदाउट हेजिटेशन वेस्ट में स्ट्रेंथ, मैग्नीफाई यूज करके डायरेक्शन फोर्सफुली चेंज करता है और स्ट्रेट रेड मून की तरफ रश। तभी मैनर के फ्रंट में गवर्नमेंट स्पैरो रीअपियर होता है। कोल्ड ब्लैक ट्रेंच कोट, हाफ टॉप हैट। वूश, स्ट्रॉन्ग गस्ट आउट ऑफ नोवेयर। विंड गवर्नमेंट को अपवर्ड स्वीप करता है। चेस स्टार्ट, डेथ नेल रेज्ड, ट्रिगर, बैंग। बुलेट एक्सप्लोड होता है, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक और स्टॉर्म बनकर क्यूनॉस की तरफ स्वीप। डेथ नेल, स्लॉटर, एक प्लान्ड बैराज जो नॉर्मली एस्केप रूट को सील कर दे, पर क्यूनॉस अचानक डायरेक्शन चेंज, रश के बजाय प्लमिट। बुलेट स्टॉर्म उसके ऊपर से निकल जाता है, जैसे वो प्रिपेयर्ड हो। और ट्रूथ यही है, वो प्रिपेयर्ड था। एस्केप बेट था, फिश आउट गवर्नमेंट, इनिशिएटिव टू हेवीली इंजर। हाफवे डाउन क्यूनॉस डिस्टॉर्टेड डायरेक्शन, बाउंस बैक। अब डेस्टिनेशन वही पॉइंट है जहां गवर्नमेंट फ्लाई करते हुए आ रहा है, कोलिजन कोर्स डेलिब्रेट। और फिर क्यूनॉस लेफ्ट हैंड यांक करता है, पॉकेट वॉच के साथ थिन एयर को ग्रैब करता है और नियरली 100 मीटर्स दूर गवर्नमेंट स्पैरो को इंचेस के डिस्टेंस पर पुल कर लेता है। अर्ल ऑफ द फॉलन, मैग्नीफाई, डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को हग बना देना। हाउलिंग विंड में क्यूनॉस गवर्नमेंट के क्लोथ्स पकड़ता है और रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर पॉइंट ब्लैंक प्रेस करता है। मशीन गन पेस, गवर्नमेंट का बॉडी फ्लटरिंग पीसेस ऑफ पेपर में टीयर हो जाता है। क्यूनॉस की गेज फ्रीज होती है। पेपर, ऐसा लगता है जैसे उसके माइंड में एक सेकंड में एक पूरा केस फाइल फ्लिप हो गया हो। विदाउट हेजिटेशन पॉकेट वॉच का बटन प्रेस और डोमिनियरिंग ऑर्डर, स्टैंड-इन्स आर प्रोहिबिटेड हियर। क्लिक, विंड स्टॉप, मैनर साइलेंस में वापस। सेकंड रिस्ट्रिक्शन सेट हो चुकी है। अब स्टैंड-इन्स, डेकॉयज, सब्स्टिट्यूट्स टिक थियोरेटिकली बैंड। क्यूनोस मिड एयर स्पाइरल करता है, सर्च। डार्क स्काई में कोई अनोमली नहीं। एक मोमेंट हेजिटेशन और वो क्रिम्सन मून की तरफ रश रिज्यूम करने वाला था। तभी गार्डन, विनयार्ड और मैनर की मेन बिल्डिंग से फिगर्स अपीयर होने लगते हैं। दे ग्रो टॉल, रैपिडली टेकिंग फॉर्म। सबके ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, शार्प फेशियल फीचर्स, सिल्क टॉप हैट्स, ब्लैक ट्रेंच कोट्स, सब गवर्नमेंट स्पैरोज। बस डिफरेंस बॉडी टाइप्स का, किसी का नॉर्मल बिल्ड, किसी की बैक संक इनवर्ड, कोई ब्लोटेड, कोई सिर्फ थिन लेयर जैसा लगता है। क्यूनॉस का माइंड इंस्टेंटली एक पुरानी ड्रेड को टच करता है, एक डेंजरस एनिमी जिससे वो पहले मिला था, इंटस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का लीडर टाइप फिगर, और एक टाइटल जो डेमी गॉड्स के लिए भी वार्निंग है, अ बिजारो सॉर्सरर।
गार्डन के ऊपर हवा बिल्कुल हैवी थी, जैसे रात का प्रेशर खुद जमीन को दबा रहा हो। विनयर्ड की लाइन और मेन बिल्डिंग की खिड़कियों के बीच एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था, गवर्नमेंट स्पैरो। एक नहीं, कई, अलग हाइट, अलग बिल्ड, किसी का फेस ज्यादा काम, किसी का ज्यादा क्रेजी एडवेंचरर जैसा, लेकिन आंखों में वही ठंडी बेरहम खालीपन। कोनास किलगोर, अर्ल ऑफ द फॉलन, मिड एयर में सर्कल करते हुए एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके हाथ में आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच और रेवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर का वेट ऐसा था जैसे दोनों चीजें उसकी किस्मत को खींच रही हों। और फिर जैसे ही उसने पाथवे को रीड किया, उसके अंदर एक क्लियर कंक्लूजन आया। बिजारो सॉर्सरर, सियर पाथवे की वो हाई लेवल नाइटमेयर जहां रियल बॉडी और मैरिनेट का फर्क ही मजाक बन जाता है। उसी मोमेंट गार्डन, विनयर्ड और बिल्डिंग के अंदर बाहर खड़े सारे गवर्नमेंट स्पैरोज ने लेफ्ट हैंड उठाया। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, पिंकी कर्ल, इंडेक्स और थंब सीधे, सिंपल गन शेप। मजल का डायरेक्शन बिल्कुल कोनास की तरफ। बैंग। आवाज इतनी शार्प थी कि लगता है रात का पर्दा फट गया। पर नेक्स्ट फ्रेम में जो होने वाला था वो वायलेंस नहीं, ब्यूटी बन गया। इल्यूजरी डव्स, सफेद कबूतर, कोनास के आसपास हर डायरेक्शन से उड़ते हुए, जैसे कोई पीसफुल स्पेक्टिकल। एयर कैनन्स जो घर की दीवार तक तोड़ सकते थे, अब डव्स ऑफ पीस बन गए, बिल्कुल हार्मलेस। यहां मुझे लगता है एलओटीएम का सबसे खौफनाक लॉजिक दिख रहा है। डेमीगॉड फाइट में डेंजर सिर्फ अटैक से नहीं, रैंडमनेस से आता है। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो और आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच का कॉम्बो ऐसा कर्स है जो रियलिटी की स्क्रिप्टिंग को रैंडम एडिट कर देता है। और कोनास वो इस कर्स को सालों से झेल चुका था, इसलिए उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज नहीं था, बस एक ठंडी सी एक्सेप्टेंस। हाँ, फिर से उसने डिसऑर्डर यूज करके कलेक्टिव वॉली को डिसरप्ट किया था, इसलिए डव्स का आना उसके लिए एक एक्सपेक्टेड अबनॉर्मेलिटी बन गया। कबूतर ऊपर उड़कर डिस्पर्स हुए और कोनास ने अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं किया। उसने पॉकेट वॉच और रिवॉल्वर को एक दूसरे से टकराने के लिए रेस किया, कोलिजन जैसा जेस्चर, जैसे वो दो रूल्स को आपस में छेड़ रहा हो। टारगेट नीचे के सारे गवर्नमेंट स्पैरोज। स्किल डिस्टॉर्शन। और यहां कोनास का फ्रस्ट्रेशन क्लियर होता है। बिजारो सोर्सरर के अगेंस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम डैमेज नहीं, आइडेंटिफिकेशन है। कौन सा पपेट है, कौन सा असली। अगर मैरिनेट ही मैरिनेट हो तो सिंगल टारगेट डेप्रिवेशन बेकार है, क्योंकि तुम जिस चीज को डिप्राइव कर रहे हो वो डेड टूल है, असली बॉडी को फर्क ही नहीं पड़ता। बेस्टोमेंट भी यूजलेस। तुम मैरिनेट को एंग्शियस कर दो या विल टू फाइट छीन लो, उस मैरिनेट के पास विल होता ही कहां है। इसलिए कोनास का लॉयर पाथवे माइंड यहां शाइन करता है। लॉयर डेमीगॉड का स्टाइल ब्रूट फोर्स नहीं, रूल, लूप होल, लिमिटेशन। एवरीथिंग फॉलोज रूल्स। मुझे लगता है उसके लिए बिजारो सॉर्सरर एक पजल है। स्वॉपिंग को रिस्ट्रिक्ट करो और पजल सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिस्टॉर्शन से वो रियलिटी का एक क्लॉज ट्विस्ट करना चाहता था। गवर्नमेंट स्पैरो को अनलिमिटेड मैरिनेट्स में स्विच करने से रोकना, उसे सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस तक कंप्रेस कर देना। पा कोनास ने रेवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर और कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो को ऐसे स्मैश किया जैसे एक बड़े एरिया को छोटे बॉक्स में बंद कर रहा हो। रेड ग्लो, डीप शैडो हैंड से निकला और नीचे ऑफर जैसा फील हुआ। पर नीचे खड़े गवर्नमेंट स्पैरोज, उनमें कोई इमीडिएट अबनॉर्मैलिटी नहीं। और फिर आयरनी, रैंडम अनोमली कोनास के ऊपर ही पलट आई। डिस्टॉर्शन का इफेक्ट फ्लावर समन बन गया। गार्डन का एक सिंपल सा फ्लावर, जैसे किसी ने डेमीगॉड लेवल क्लॉज को प्रैंक में रिप्लेस कर दिया हो। एयर कैनन्स अब भी डव्स, डिस्टॉर्शन अब फ्लावर। फाइट एक आउटसाइडर को कॉमिकल लग सकती थी, लेकिन कोनास के लिए ये कॉमेडी नहीं, हेल्पलेसनेस का पुराना टेस्ट था। इतना पावर, इतना अथॉरिटी, और फिर भी एक म्यूजिक लाइक आर्टिफैक्ट रियलिटी को रैंडम कर दे तो डेमीगॉड भी ह्यूमन जैसा स्टक हो जाता है। कोनास ने सेकंड टाइम पाम स्लैम किए, क्वांटिटी से अनोमली को रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट स्पैरो, या कहूं गवर्नमेंट स्पैरोज, टर्न बेस्ड एटिकेट फॉलो नहीं करते। नीचे से फिर मल्टीपल हैंड्स गन पोज में कुछ लोग डेथ नेल जैसा रिवॉल्वर उठाए। ऑथेंटिक या फेक समझ नहीं आता, बस एम कोनास पर। और तब कोनास का हार्ट एक माइक्रो बीट स्किप करता है। उसने ऊपर देखा, क्रिम्सन मून ब्लैक स्टीपल के ऊपर लटकती हुई, जैसे ब्लड कलर्ड आए। उसके अंदर एक फिगर फिर से अपीयर हुआ। सिल्क टॉप हैट, ब्लैक ट्रेंच कोट, ह्यूमन स्किन्ड ग्लव, आयरन ब्लैक रिवॉल्वर, कोल्ड एक्सप्रेशन, गवर्नमेंट स्पैरो। एक और वो फिगर मून के वेट के साथ ग्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा था। बॉडी एक्सपैंड हो रही थी, आउटलाइन क्लियर हो रही थी, जैसे कोई प्रोजेक्शन रियलिटी में लॉक हो रहा हो। रिवॉल्वर ऑलरेडी लिफ्टेड। बैंग बैंग।
एक बुलेट ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सेक्शंस वाली सीधा कोनास की तरफ। ये नॉर्मल शॉट नहीं था, ये डेप्रिवेशन बुलेट था, जो वर्म ऑफ टाइम से बनाया गया था, जो अमोन्स के अवतार ने छोड़ा था। यहां मुझे लगता है क्लाइन का प्लानिंग लेवल डेंजरस है। आर्बिटर पाथवे का डेप्रिवेशन डायरेक्ट अनअवॉइडेबल रूल जैसा होता है। टारगेट सिलेक्ट, एबिलिटी चली गई। लेकिन ये डेप्रिवेशन, बुलेट वाला डेप्रिवेशन, असल में थेफ्ट है। टारगेट के लास्ट 3 यूज्ड बियॉन्डर पावर्स चुरा लो और खुद उन्हें यूज करने लायक बन जाओ। इसका वीकनेस भी है, रेंज और एरिया। डिटेक्ट कर लो तो डॉज पॉसिबल है। इसलिए क्लाइंट डायरेक्ट स्नीक अटैक पर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो टाइम बाय कर रहा था। कोनास को फोर्स कर रहा था कि वो अपने इंपॉर्टेंट डिप्रिवेशन और प्रोहिबिशन को इंपॉर्टेंट लुकिंग टारगेट्स पर वेस्ट करे और फिर अनोमली का गैप पकड़ के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स चुरा ले। इस प्लान का एक सटल लेयर और है, विनर इनुनी। डेथ नेल और क्रीपिंग हंगर क्लाइन ने विनर इनुनी को दे दिए ताकि वो रियल गर्मन स्पैरो जैसा क्रेडिबल लगे, पपेट जैसा नहीं। लक को वेपन बनाना ये भी सीयर पाथवे का नेचुरल स्टाइल है। नीचे से कलेक्टिव फायरिंग फिर से, और सडनली एयर कैनन्स और डेप्रिवेशन बुलेट दोनों बर्स्ट हो गए। रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन फायरवर्क्स सुंदर, पर स्काई को लाइट नहीं कर पाए क्योंकि डार्कनेस खुद थिक थी। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो ने अगेन रैंडम अनोमली क्रिएट कर दिया, और इस बार डिले भी नहीं, मल्टीपल टाइम्स बैक टू बैक। कोनास के लिप्स पर एक छोटा सा स्माइल आया, वो स्माइल जिसमें रिलीफ नहीं, कैलकुलेशन होती है। उसने पाम स्लैम किए अगेन, डिस्टॉर्शन को फोर्सफुली कंप्लीट किया, जैसे कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट स्टैम्प कर रहा हो। डिस्टॉर्शन का इफेक्ट फाइनली बाइट किया। क्रिम्सन मून की लाइट में जो यंग मैन टॉप हैट्स और ट्रेंच कोट्स के साथ खड़े थे, उनमें से ज्यादा लोग एकदम ग्लूमी हो गए, प्रेजेंस डल, जैसे उन्हें रियलिटी ने वैलिड टारगेट मानने से मना कर दिया हो। सिर्फ 2 मैरियोनेट्स नॉर्मल स्टेट में रहे, मतलब गवर्नमेंट स्पैरो अब स्वॉप सिर्फ उन 2 के साथ कर सकता था। ये मोमेंट कोनास के लिए विक्ट्री जैसा था। बिजारो सॉर्सरर का मेज यही होता है कि तुम उसका सेंटर पकड़ नहीं पाते, पर अगर स्वॉप ऑप्शंस 2 ही रह जाएं तो गेम सिंपल हो जाता है। कोनास ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने पॉकेट वॉच के साथ आया हुआ वो फ्लावर पकड़ा और आर्म स्विंग करके सीधा एक नॉर्मल मैरिनेट की तरफ थ्रो कर दिया। फ्लावर मिड एयर में एक्सेलरेट हुआ, उस पर वेट आ गया, अननोन ओरिजिन का, एरो जैसा पर कैनन बॉल की अथॉरिटी के साथ। इस अटैक को मैग्नीफाई ने बूस्ट किया और साथ में ब्राइब, वीकन का इफेक्ट, जैसे टारगेट के डिफेंसेस पर इनविजिबल डील साइन हो गया हो। बूम! जमीन का सरफेस वायलेंट शेक हुआ, डस्ट और डेब्री का वेव उठा, आसपास के लोग और फिगर्स हवा में टॉस हुए। जो 2 मैरियोनेट स्वॉप के लिए अलाउड थे, वो हिट के बाद एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए, सिर्फ बिखरी हुई रिमेन्स, एक ब्लंट रिमाइंडर कि डेमीगॉड लेवल स्ट्राइक कितनी रूदलेस होती है। कोनास काम रहा, मिड एयर में अपनी ट्रैजेक्टरी को डिस्टॉर्ट करके सर्कल करता रहा, स्पेसिंग मेंटेन करता हुआ। अब उसका फोकस ऊपर से नीचे की भीड़ पर नहीं, सीधा उस गवर्नमेंट स्पैरो पर था जो क्रिम्सन मून से डिसेंड हुआ था। रिवियरस शाउट ऑफ डिस्पेयर का मजल उसी पर लॉक्ड, और एक साइलेंट प्रिपरेशन, बिस्टोमेंट, टारगेट को नेगेटिव स्टेट देना, लैकिंग द विल टू फाइट। ये एक साइकोलॉजिकल किल स्विच होता। नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो इंस्टेंट कोलैप्स, लेकिन कोनास को पता था अगर ये रियल बॉडी हुआ तो फाइट यहीं खत्म हो सकती है। अगर पपेट हुआ कोई फर्क नहीं, इसलिए उसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट था। पर तब कोनास के माइंड में एक अजीब ड्रिफ्ट आया, थॉट्स स्लगिश, जैसे किसी ने दिमाग के गियर्स पर ठंडी चर्बी लगा दी हो। 1 सेकंड पहले जहां क्लैरिटी थी, अब फॉग। उसने अपने आप से पूछा भी नहीं, बस फील किया, ये मैं स्लो क्यों हो रहा हूं? और फिर रियलाइजेशन, एक आइस कोल्ड नीडल की तरह, टर्निंग इनटू अ मैरियोनेट। कोनास का मेंटल स्टेट स्टिफन हो गया, क्योंकि ये फीलिंग कोई नॉर्मल डीबफ नहीं, ये सीयर पाथवे का सिग्नेचर हॉरर है। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा कंट्रोल धीरे धीरे किसी और के हाथ में। उसने देखा गवर्नमेंट स्पैरो, जो उससे पहले फादर लग रहा था, अब सिर्फ अराउंड 100 मीटर्स। और सबसे खौफनाक लाइन यही है, कोनास को याद आया वो ऑलरेडी 3 सेकंड्स के इस रेंज के अंदर था बिना रियलाइज किए। 3 सेकंड डेमीगॉड फाइट में एटर्निटी होती है, और यहां रेंज ही बैटलफील्ड का रियल ट्रैप है। डिसीट, अ डिसीट बुलेट अमन्स के अवतार से बनाया हुआ। यहीं पे क्लाइन का प्लान, जो अब तक एक गुड स्ट्रैटेजी लग रहा था, सडनली एक साइकोलॉजिकल एग्जीक्यूशन बन जाता है। विनर इन्यूनी जब ट्रिगर पुल करता है, वो सिर्फ डेप्रिवेशन बुलेट फायर नहीं करता, वो 2 बार फायर करता है, एक डेप्रिवेशन और एक डिसीट।
इंटरवल थोड़ा सा स्पेस्ड, ताकि रैंडम अनोमली अगर आए भी दोनों में से कोई एक हिट हो जाए। मुझे लगता है ये पॉइंट चैप्टर का कोर है। क्लाइंट रैंडमनेस के अगेंस्ट रैंडमनेस यूज नहीं कर रहा, वो प्रोबेबिलिटी को इंजीनियर कर रहा है। कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो इंटरमिटेंट अनोमली देता है, कभी एक बार, कभी 2-3 बार कंटिन्यूअस, 4-5 कंसेक्यूटिव रेयर। तो क्लाइंट मल्टीपल शॉट से स्टैटिस्टिकल गैप क्रिएट करता है। एटलीस्ट एक बुलेट नॉर्मल रियलिटी में ट्रैवल करेगा, और जब मैरियोनेट्स का कलेक्टिव वॉली नॉइज बनाता है, सेकंड बुलेट की प्रेजेंस हाइड हो जाती है। साउंड, मोशन, विजुअल क्लटर सब कवर। और डेथ नेल का यूज, वो एक और लेयर है। विनर इन यूनी की लक। सीयर पाथवे की फिलॉसफी में लक कोई क्यूट कॉन्सेप्ट नहीं, वो सर्वाइवल टूल है। जहां लॉजिक फेल हो, वहां पे लक का 1% भी तुम्हें जिंदा रख सकता है। रिजल्ट ये हुआ कि कोनास किलगोर, जो लॉयर पाथवे के रूल से मैरिनेट स्वॉपिंग को रेस्ट्रिक्ट कर चुका था, अब खुद एक और रूल में फंस गया। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का रूल, सेफ डिस्टेंस का रूल, 3 सेकेंड्स का रूल। डिसीट बुलेट ने उसके परसेप्शन को ट्विस्ट किया। उसने डिस्टेंस गलत रीड की, और जैसे ही विनर इन यूनी ने 150 मीटर्स के अंदर क्वाइटली एंट्री ली, कंट्रोल का इनिशियल ग्रिप लग चुका था। एलोटीलम में एक बार स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का कंट्रोल स्टार्ट हो जाए तो वो एक एक्टिव इफेक्ट बन जाता है। और चैप्टर का लास्ट चिल यही है। द मोमेंट दिस बिगैन, इट मेंट दैट द बियॉन्ड पावर वॉज टेकिंग इफेक्ट। सिंस देयर weren't एनी anomalies, इट मेंट दैट देयर wouldn't बी एनी मोर। इसका मतलब ये कि कोनास की सबसे बड़ी होप, कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो का रैंडम ग्लिच, अब इस स्पेसिफिक इफेक्ट को स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि अनोमली अब नहीं आई। और जब अनोमली नहीं आती तो रियलिटी स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल रियलिटी में सीयर पाथवे का कंट्रोल और भी टेरिफाइंग होता है। मैं इस सीन को ऐसे रीड करता हूं कि कोनास ने बैटल को कोर्ट रूम जैसा बनाया। रूल्स, क्लॉजेस, लूप होल्स। क्लाइंट ने बैटल को कसीनो जैसा बनाया। ऑड्स, टाइमिंग, मिसडायरेक्शन। दोनों डेमीगॉड्स हैं, पर जीत का हिंज एक सिंपल ह्यूमन वीकनेस पर है, परसेप्शन। तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं, तुम जो सेफ डिस्टेंस समझ रहे हो वो ट्रैप है। और जब तुम्हें रियलाइज होता है, तब तक तुम्हारे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर किसी और का हाथ लग चुका होता है। रात अभी भी डार्क है, क्रिम्जन मून अभी भी हैवी है, और कोनास किलगोर, जो अभी तक मिड एयर में सॉवरन जैसा लग रहा था, उसके अंदर पहली बार एक और ही फियर उठता है, किसी और के पपेट बनने का फियर। रात का आसमान बिल्कुल काला था, और उसके बीच एक जाइगेंटिक क्रिम्सन मून लटक रहा था, जैसे किसी ने खून से भरी रोशनी को शहर पर धीरे धीरे गिरा दिया हो। मेगर मैनर के आसपास हवा में अजीब सा प्रेशर था, और इसी प्रेशर के अंदर कोनस किलगोर को एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं रहा कि वो एक लीथल ट्रैप में आ चुका है। उसके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही थी, अच्छा नहीं, मेरे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स उसके कंट्रोल में आ गए हैं। ये वर्ड्स सिंपल लगते हैं, लेकिन इसका मतलब है उसका बॉडी कंट्रोल उसके हाथ से निकल रहा है। मैरियोनेटिस्ट का कंट्रोल पहले फील नहीं होता, पहले बस थोड़ा सा स्टिफ, थोड़ा सा स्लो, फिर थॉट्स स्लगिश, फिर ऐसा मोमेंट आता है जहां मैं सोच रहा हूं और मैं मूव कर रहा हूं कि बीच का गैप एक खाई बन जाता है। कोनस एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री डेमीगॉड था। उसने फेसलेस बियॉन्डर्स देखे थे, मैरियोनेटिस्ट्स और बिजारो सॉर्सरर्स को समझा था। इसीलिए उसे पता था ये प्रोसेस रोमांटिक नहीं, ये एग्जीक्यूशन जैसा होता है। और उसने अपने आप को टाइम लिमिट दी, 15 सेकेंड्स। लेकिन ये भी कैलकुलेशन था, क्योंकि जैसे जैसे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर कंट्रोल टाइट होता है, थॉट्स भी स्लो होते जाते हैं। एंड में सोल्यूशन सोचने में ही सेकेंड्स लग जाते हैं। बॉडी तो वैसे भी ओबे नहीं करती। प्रैक्टिकल टाइम शायद 10 सेकेंड्स। इस मोमेंट में कोनस के पास एक डेस्परेट ऑप्शन था, अपनी मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिलीज कर देना। ये सुनने में पावर मूव लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये एलओटीएम का सबसे डार्क कॉन्सेप्ट है। मिथिकल क्रीचर फॉर्म सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सैनिटी का टेस्ट है। डेमीगॉड्स जो फ्रीली स्विच कर सकते हैं वो अलग बात। कोनस को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो रैशनैल मेंटेन कर पाएगा। मतलब मैरियोनेट बनने से बच भी गया तो ह्यूमन कोनस किलगोर मर सकता है और मॉन्स्टर कोनस बच जाता है। ये एस्केप नहीं, आइडेंटिटी की डेथ है। इसलिए वो तब तक ये नहीं करेगा जब तक बिल्कुल फोर्स्ड ना हो। अब उसके कान में रेवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर का फेमिलियर प्रेशर था, वही स्पेशल रिवॉल्वर जिसका साइड इफेक्ट ही मेंटल टॉर्चर है। नॉर्मली कोनस टॉलरेट कर लेता था, लेकिन अब वही साइड इफेक्ट उसका लाइफलाइन बन सकता था। उसने राइट थंब मूव किया। स्पीड स्लो नहीं थी, पर अर्जेंसी महसूस होती थी। अर्ल ऑफ द फॉलन, मैग्निफाई। और ये चॉइस मुझे फैसिनेटिंग लगती है।
कोनस ने अपनी स्ट्रेंथ मैग्नीफाई नहीं की, उसने अटैक मैग्नीफाई नहीं किया, उसने साइड इफेक्ट्स मैग्नीफाई किए। मतलब वो अपने माइंड पर एक कंट्रोल्ड शॉक लगाना चाहता था, साइकिक पेन से मैरिनेट कंट्रोल को डिसरप्ट करना। एक तरह से मैं अपने आप को हर्ट करके अपने आप को बचाता हूं। गर्मन स्पैरो, हाफ टॉप हैट, डेथ नेल हाथ में, मिड एयर फ्लोट कर रहा था। स्ट्रॉन्ग गस्ट्स ऑफ विंड उसके अराउंड स्पाइरल कर रहे थे। वो स्टॉप करना चाहता, लेकिन मैग्नीफाई के लिए ऑब्वियस एक्शन चाहिए नहीं होता। पावर ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी थी। कोनस को नेक्स्ट सेकंड जो मिला वो रोर नहीं था, साइलेंस। बिल्कुल खाली साइलेंस, जैसे किसी ने साउंड को खींचकर अलग रख दिया हो। ये रैंडम एनोमली थी, कॉन्सर्ट ऑफ लाइट एंड शैडो की। और ये सीन क्लियरली दिखाता है, एलओटीएम में प्लान से भी ज्यादा डेंजरस चीज रैंडमनेस होती है। कोनस ने एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल काउंटर सोचा और यूनिवर्स ने बस कॉइन फ्लिप करके उसे कैंसिल कर दिया। सीरियसली, हाउ अनलकी। उसके दिमाग से एक स्लो थॉट गुजरा, पर डिसहार्टन होने का टाइम नहीं। सेकंड अटेम्प्ट। उसने अनस्टेडी राइट हैंड उठाया, रेवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर को गर्मन स्पैरो की तरफ एम किया। डिस्टेंस लगभग 150 मीटर्स। ट्रिगर पुल करने ही वाला था कि गस्ट्स ऑफ विंड जो उसके राइट हैंड को डिस्टर्ब कर रहे थे, अचानक इनवर्ड डिसइंटीग्रेट हो गए, स्कैटर्ड एडीज बनकर। अर्ल ऑफ द फॉलन, डिसऑर्डर। ये डिफेंसिव टेक्निक थी। कंट्रोल के बीच भी कोनस के इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे थे। इंटरफेरेंस को स्क्रैम्बल करो। और फिर रिवॉल्वर ने मशीन गन जैसी सीरीज में थंपिंग शॉट्स निकाल दिए। बुलेट्स हवा को फाड़ती हुई निकलीं और गर्मन स्पैरो का ब्लैक ट्रेंच कोट वाला सिलुएट जग करने लगा। पहले शॉट्स मिस, सिर्फ आउटलाइन ग्रेज, दूर के विंडोज और वॉल्स शैटर, एक बिल्डिंग का पार्ट क्वाइटली कोलैप्स, फिर बराज कंटिन्यू और फाइनली हिट्स। इस मूवमेंट पर नॉर्मल स्टोरी में विलन गिर जाता, बॉडी में होल्स, ब्लड, कोलैप्स। लेकिन यहां ट्विस्ट ये था, गर्मन स्पैरो गिरा नहीं, उसका स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल रुका नहीं, उसके वुंड्स स्लोली स्टबनली हील होने लगे। फ्लावर ऑफ ब्लड। जो गर्मन स्पैरो कोनस को फेस कर रहा था, वो एक्चुअली गर्मन स्पैरो नहीं था, वो एनोनी था, एक मैरियोनेट। मैरियोनेट को पेन का मीनिंग नहीं होता, डिस्पेयर का रोर भी उसके लिए कुछ नहीं। और जहां कोनस अपने लक को अनलकी बोल रहा था, वहां क्लाइम की प्रेपरेशन का एक और एंगल था। एनोनी ने अपना अक्यूमुलेटेड लक रिलीज कर दिया था, मतलब बैटल के डाइस लोडेड थे। कोनस ने जितना भी स्किल यूज किया, रियलिटी का प्रोबेबिलिटी कर्व उसके अगेंस्ट बेंड हो रहा था। शॉट्स रुक गए। कोनस को फील हुआ टाइम खत्म हो रहा है। अब उसने एक डिसीजन लिया जो मुझे लगता है पूरे चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। उसने अपने लेफ्ट हैंड की ग्रिप धीरे से रिलैक्स की। आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच, कॉन्सर्ट ऑफ लाइट एंड शैडो, उसके पाम से स्लिप हुआ और ग्राउंड पर गिर गया। ये सरेंडर नहीं था, ये कैलकुलेशन था। रैंडम अनोमली अब नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब एक और अनोमली हुआ तो उसके लास्ट चांसेस भी वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसने अपना ओन सील्ड आर्टिफैक्ट बैटलफील्ड से दूर कर दिया, ताकि आउटकम प्रिडिक्टेबल रहे, चाहे प्रिडिक्टेबल आउटकम खराब ही क्यों ना हो। अब उसका दिमाग मश जैसा हो रहा था। दो चॉइसेस बचे थे। एक, वो मेथड जो सिर्फ थॉट से एक्टिवेट हो सकता था। दूसरा, अर्ल ऑफ द फॉलन मैग्नीफाई करके एनिमी के इंजरीज को फेटल बना देना। लेकिन वो एंटिसिपेट ही नहीं कर पाया था कि गर्मन स्पैरो बुलेट स्टॉर्म के बाद भी डाई नहीं करेगा। प्लान में फॉलो अप गैप था, और अब सोचने की स्पीड भी टूट रही थी। तो कोनस ने अपनी प्रिपेयर्ड लाइन फॉलो की। वुश। गर्मन स्पैरो के अराउंड जो विंड्स थे वो इंटेंसिफाई हुए और उसे और ऊपर थ्रो कर दिया, पिच ब्लैक स्काई की तरफ, क्रिम्सन मून के नीचे। अर्ल ऑफ द फॉलन, मैग्नीफाई। विंड्स मैग्नीफाई होके हरिकेन बन गए। लॉजिक सिंपल था, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैरिनेट प्रोसेस टर्मिनेट होगा। कोनस को बस इतना चाहिए था, रेंज ब्रेक, कंट्रोल ब्रेक। लेकिन हरिकेन एक्सपैंड होते होते कोनस तक भी आ गया, उसे इनगल्फ किया और उसे भी स्काई में उठा दिया। डिस्टेंस ओपन नहीं हुआ, डिस्टेंस लॉक हो गया। ट्रूली अनलकी। रात के स्काई में मूनलाइट के नीचे दोनों फिगर्स छोटे होते गए, और फिर हरिकेन नॉर्मल हुआ, मोमेंटम स्लो, कोनस का दिमाग नियरली फ्रोजन, लेकिन एक लास्ट स्पार्क। अपॉर्चुनिटी एक फ्रैक्शन के लिए आई और कोनास ने उस फ्रैक्शन को काटा। स्टॉप। उसने अपनी फ्लाइट मेंटेन करना बंद किया, ग्रेविटी को एक्सेप्ट किया, जैसे मीटियोर गिरता है। ये मूव सिर्फ ड्रामेटिक नहीं, स्ट्रेटेजिक था। फॉल से सेपरेशन स्पीड क्रिएट होती है। गेयरमान स्पैरो विंड कंट्रोल करेगा, चेज करेगा, लेकिन कोनास को बस कुछ सेकंड्स चाहिए थे। गिरते गिरते उसने लेफ्ट आर्म को बॉडी के आगे पुल किया। मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे रस्टेड हिंज खुल रहा हो। जेस्चर, क्लोजिंग अ डोर। ये अर्ल ऑफ द फॉलन का डिस्टॉर्शन।
कोनास एयर में एक वॉल लाइक सील क्रिएट करना चाहता था, एक इनविजिबल ऑब्स्टिकल जो गेरमान स्पैरो और उसके बीच पुरस्यूट को ब्लॉक करे। और तब नीचे से एक और नाइटमेयर एक्टिव हुआ। मैगर मैनर के नीचे वाले एरिया में जो गेरमान स्पैरोज थे, मल्टीपल मैरियोनेट्स, उन्होंने एक साथ लेफ्ट आर्म्स रेज किए। फायरिंग जेस्चर। बैंग। बुलेट्स ने मिड एयर कोनास को एनवेलप कर लिया। शॉकवेव्स के बाद उसके बॉडी पर मल्टीपल होल्स, पेन एक शार्प लाइटनिंग की तरह। लेकिन यही पेन उसके लिए एंटीडोट बन गया, क्योंकि पेन ने उसके नर्वस सिस्टम को झटका दिया और वो कंट्रोल्ड स्लगिशनेस से स्नैप आउट हो गया। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का ग्रिप मोमेंटरीली लूज। ये सीन क्लियरली दिखाता है, एलओटीएम में कभी कभी डैमेज भी इंफॉर्मेशन होता है। पेन एक सिग्नल था, तुम अभी भी तुम हो। उसका थॉट स्पीड वापस आया, लाइक समवन टर्न्ड ऑन अ लैम्प इन अ डार्क रूम। उसने क्रिटिकल टाइमिंग पर डिसऑर्डर यूज किया, सबसीक्वेंट वॉली को स्क्रैम्बल कर दिया और डिस्टॉर्शन से अपनी इंजरीज को डिस्टॉर्ट किया। इमीडिएट डेथ से बचा। रिजल्ट, सीरियस इंजरीज लेकिन लाइफ इंटैक्ट। ऊपर से गियरमान स्पैरो स्वूप कर रहा था, मिस्टिकल आइटम्स का एडवांटेज, विंड का कंट्रोल, लेकिन कोनास का इनविजिबल वॉल सील बीच में आ गया। कैचअप फेल। कोनास ने एक और डिस्टॉर्शन की और अपनी डिसेंट स्पीड स्लो करके जेंटली ग्राउंड पर लैंड किया। एक सेकंड के लिए लगता है शायद बच गया, लेकिन एलओटीएम का हॉरर यही है, सेफ्टी का इल्यूजन सबसे बड़ा ट्रैप होता है। ग्राउंड पर खड़े होते ही उसका बॉडी फिर से फ्रीज हो गया। हैंड्स और फीट जैसे रेजिस्ट कर रहे थे, कमांड्स का रिस्पॉन्स डेड, और उसके अंदर एक अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस, जैसे कोई फॉरेन थ्रेड उसके फ्लैश में छुप गया हो। और फिर क्रिम्सन मून की रोशनी में मैगर मैनर के मास्टर बेडरूम से एक फिगर वॉकआउट करता है, बालकनी पर आकर स्टैंड करता है। ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, सिल्क टॉप हैट, ब्लैक ट्रेंच कोट, प्रोनाउंस्ड फीचर्स। अनदर गेयरमान स्पैरो। कोनास को समझ आ गया, जो मिड एयर फाइट कर रहा था वो मैरियोनेट स्टैक का पार्ट था। रियल मास्टरमाइंड यहां था, काम, कंट्रोल्ड, डिस्टेंस पर। यह रिवील सिनेमैटिक नहीं, सर्जिकल था। क्लाइन ने अपना ट्रू पोजीशन तब दिखाया जब विक्ट्री ऑलमोस्ट सील हो चुकी थी। बैल्कनी वाले गेयरमान स्पैरो ने राइट हैंड से फायरिंग जेस्चर किया, फिर हैंड को पुल बैक किया, और जैसे कोई प्रोफेशनल अपने वेपन को एक्नॉलेज करता है, वैसे ही वो अपनी फिंगर्स पर ब्लो करता है। ये क्लाइन खुद था, और जो उसने शूट किया था वो नॉर्मल एयर बुलेट नहीं था, ये पैरासाइट बुलेट था, डिलीवर्ड विद एन एयर बुलेट्स माइट। मुझे लगता है यहां क्लाइन का स्टाइल सबसे क्लियरली दिखता है, डायरेक्ट पावर से ज्यादा मैकेनिज्म और टाइमिंग। पैरासाइट बुलेट का सोर्स और भी डिस्टर्बिंग था, वर्म ऑफ टाइम, जो अमॉन्स अवतार ने छोड़ा था। क्लाइन ने उस रेमिनेंट्स को वेपन बना दिया, एक ऐसा वर्म ऑफ टाइम क्रिएट करने के लिए जो ज्यादा लॉन्ग लिव नहीं करता, लेकिन इनफ टाइम के लिए टारगेट को पैरासिटाइज कर सकता है, और फिर उसी यूजर के कंट्रोल में। इसका इम्प्लीकेशन डार्क है। कोनास सिर्फ मैरियोनेट थ्रेट से फाइट नहीं कर रहा था, वो टाइम और आइडेंटिटी के पैरासाइट से हिट हो चुका था। इसीलिए फ्रीज, इसीलिए अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट, इसीलिए मेरे बॉडी में कुछ और है। क्लाइन ने डेलिबरेटली बुलेट को अपने हाथ में रेडी रखा था, वेट करते हुए। वो वेटिंग रैंडम नहीं थी, वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि जब स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स इनिशियली कंट्रोल्ड फेज में होंगे, कोनास कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो को ड्रॉप करेगा, क्योंकि अनोमलीज उसके सेल्फ रेस्क्यू को सैबोटाज कर रही थी। और जब वो ड्रॉप करेगा तो कोनास के ऑप्शंस नैरो हो जाएंगे, डॉज मुश्किल, डिस्टॉर्शन टाइमिंग लिमिटेड। ये पेशेंस का पे ऑफ था। क्लाइन ने शॉट पहले लिया, और क्योंकि कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो अब इंटरफेयर नहीं कर सकता था, रिजल्ट एक्यूरेट था। पैरासाइट बुलेट सक्सेसफुली कोनास गिलगोर के बॉडी के अंदर। एक और सटल लाइन यहां हिडन है। अगर पहले जो बुलेट इफेक्ट हुआ होता वो डिसीट बुलेट की जगह डिप्रिवेशन बुलेट होता, तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती। क्लाइन का माइंड एक सिंगल प्लान पर स्टक नहीं, वो बुलेट टाइप के हिसाब से होल अप्रोच शिफ्ट करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही उसको स्कैरी बनाती है, और इस वर्ल्ड में स्कैरी का मतलब लाउड नहीं, साइलेंट एफिशिएंट होता है। कोनास ब्रीफली अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों के सामने बैल्कनी पर खड़ा गियरमान स्पैरो अपना टॉप हैट रिमूव करता है, हैंड को चेस्ट पर प्रेस करता है, और क्रिम्सन मून के नीचे एक स्मॉल बो। रिस्पेक्टफुल जेस्चर, लेकिन इस रिस्पेक्ट में वार्मथ नहीं थी। मुझे लगता है ये बो एक स्टेटमेंट था, गेम ओवर, तुमने अच्छा खेला, अब तुम मेरे हो। गियरमान स्पैरो का ट्रेंच कोट विंड में फ्लटर करता रहा, और कोनास के थॉट्स फिर से स्लगिश होने लगे, जैसे उसके माइंड पर किसी ने धीरे धीरे कर्टन गिरा दिया हो।
और रात की वो खामोशी जो पहले अनोमली थी अब एक सेंटेंस बन गई। साइलेंट, फाइनल। कंट्रोल वापस जा रहा है, लेकिन कोनास के पास नहीं। क्रिम्सन मून का लाइट नीचे गिर रहा है और उस रोशनी के अंदर कोनास किलगोर बस खड़ा रह जाता है। एक मिलिट्री डेमीगॉड जिसने जिंदगी में इतने डेंजर देखे हैं, उसके अंदर इस बार जो फीलिंग उठती है ना, वो सिर्फ डर नहीं, सीधा डिस्पेयर है। क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट उसे एक ही बात बता रहा है, अब जो आ रहा है वो बचने का मौका नहीं देगा। उसके दिमाग में एक लास्ट ऑप्शन फ्लैश होता है, मिथिकल क्रीचर फॉर्म। बस एक बार, बस एक सेकंड के लिए फॉर्म रिलीज कर दे और शायद कुछ हो जाए। लेकिन यही तो असली प्रेशर है। उसका दिमाग हैवी हो चुका है, कमांड्स जा ही नहीं रहीं, जैसे कोई अंदर से वायर्स खींच के उसके कंट्रोल को डिस्कनेक्ट कर चुका हो। और फिर उसको समझ आ जाता है, पैरासिटाइज्ड। ये वर्ड सुनते ही समझ आता है कि यहां डेंजर सामने खड़ा एनिमी नहीं है, यहां डेंजर उसके अपने बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। बॉडी उसकी है, लेकिन कंट्रोल किसी और का। 1 सेकंड, 2 सेकंड, क्रिम्सन मून के नीचे टाइम भी जैसे स्लो हो जाता है। कोनास किलगोर चाहे कितना भी स्ट्रगल करे, उसका फेस ब्लैंक होता जा रहा है। आंसू तक नहीं निकलते, क्योंकि उस लेवल की डिस्पेयर में बॉडी के बेसिक रिएक्शंस भी रुक जाते हैं। और फिर बिना किसी वार्निंग के कोनास किलगोर अपना लेफ्ट हैंड उठाता है और अपने क्रू हेयरकट को टच करता है। बिल्कुल नॉर्मल जेस्चर, जैसे कोई आदमी सोच में हो। लेकिन इस सिंपल मूवमेंट के पीछे जो सीक्रेट है, वो एक कोल्ड ट्रुथ है। वो अब क्लाइन का मैरियोनेट बन चुका है। और मुझे लगता है यही सीन क्लियरली दिखाता है कि क्लाइन का स्टाइल कितना टेरिफाइंग है। वो हमेशा तलवार से नहीं जीतता, वो अपॉर्चुनिटी से जीतता है। कुनास के पास टेक्निकली लास्ट मोमेंट में चांस था, 2-3 सेकंड, जिसमें वो मिथिकल क्रीचर फॉर्म निकाल सकता था। लेकिन उसके बॉडी पर सिर्फ पैरासाइट इफेक्ट नहीं था, मिस डायरेक्शन और डिसीट भी लेयर्ड थे। टाइम के साथ उसका दिमाग और स्लगिश होता गया और वो अपने ही चांस को पकड़ ही नहीं पाया। चॉइस उसके सामने थी, पर उस चॉइस तक पहुंचने का रास्ता ही छीन लिया गया। क्लाइन बैल्कनी से उसको देखता है। वो एक साइलेंट सा ब्रेथ छोड़ता है और क्रिम्सन मून की तरफ देखकर बस इतना बोलता है, इट्स डन। और जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, क्रिम्सन मून के बीच एक ब्लैक डॉट सा उभरता है और स्काई से नीचे उतरता है। कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं, बस एक प्रेजेंस जो खुद में अथॉरिटी कैरी करती है। चर्च ऑफ एवरनाइट की आर्च बिशप, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट, एरियाना। सिंपल रोब, ट्री बाग का बेल्ट, और फिर भी उसके आसपास का एयर हैवी हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात, इस कंसील्ड वर्ल्ड में वो फ्लोट करने के लिए बियॉन्ड पावर्स का शो ऑफ नहीं करती। उसकी सिंप्लिसिटी ही बताती है कि वो किस लेवल पर है। एरियाना की नज़र सीधा अर्ल ऑफ द फॉलन पर जाती है। वो जेंटली अपना राइट हैंड उठाती है और कुनास किलगोर की सोल, हल्का सा ब्लर, उसके हेड के ऊपर इमर्ज होती है। उस मोमेंट पर क्लाइन का कंट्रोल ब्रेक हो जाता है। क्लाइन सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसने वर्म ऑफ स्पिरिट को स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के थ्रू भेजा ही नहीं था। उसका कंट्रोल अभी भी सीक्वेंस 5 टाइप का है, डेमीगॉड लेवल का फुल लॉक नहीं। ये एक क्वाइट रिमाइंडर है कि मैरियोनेट बनाने का प्रोसेस जितना टेरिफाइंग है, उतना ही टेक्निकल भी है। एक छोटी सी मिसिंग स्टेप और अथॉरिटी वाले हाथ कंट्रोल छीन सकते हैं। एरियाना सिंपल वॉइस में पूछती है, वेयर डिड यू गो जस्ट नाउ? कुनास की सोल का एक्सप्रेशन ट्विस्ट होता है, जैसे कुछ बोलना चाह रहा हो, पर किसी और ने उसके मुंह में लाइन सेट कर दी हो। वो रूइन नंबर 1। क्लाइन साइड से ऑब्जर्व करता है और उसको एक सटल फीलिंग मिलती है, ये आंसर नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है यहां 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस जैसा लॉक है, या फिर साइकोलॉजिकल क्यू। कुनास का रिएक्शन ऐसा है जैसे वो सच बोल भी रहा है और साथ ही किसी इनविजिबल बाउंड्री को भी टच कर रहा हो। लेकिन अभी इस मोमेंट पर उनका एडवांटेज ये है कि वो कंसील्ड वर्ल्ड में है, जहां कोई उनको सेंस नहीं कर सकता, कोई बाहर का प्रेजेंस उनकी क्वेश्चनिंग को इंटरप्ट नहीं कर सकता। एरियाना सीधा कोर पर जाती है। वो सिंपलेस्ट सवाल से स्टार्ट नहीं करती, वो डायरेक्टली पूछती है, वो रूइन कहाँ है, पहले किसका था, और अब किस चीज के लिए यूज हो रहा है। कुनास की सोल हल्का सा ट्रेम्बल करती है। 1 सेकंड के लिए लगता है जैसे वो ऑटोमेटिकली ब्लो अप हो जाएगा, जैसे कोई ट्रैप सेट हो, लेकिन कुछ नहीं होता। कंसीलमेंट की अथॉरिटी यहां एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम कर रही है। कुनाज हेजिटेंट टोन में बोलता है, वो रूइन पहले ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर का था। अब वहां क्या हो रहा है, मुझे श्योर नहीं, मैं डेप्थ्स में जा नहीं सकता,
मैं सिर्फ लोग और मटेरियल्स भेजने का काम करता हूं जो डिफरेंट वेज से एक्वायर किए जाते हैं। ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर का नाम आते ही एरियाना कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। ये साइलेंस भी एक मैसेज होता है। कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो रूम का टेम्परेचर बदल देते हैं। फिर वो पूछती है, कौन कौन से मटेरियल्स? कुनास इस बार ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता। मर्क्यूरी, आयरन ओर और अलग अलग डोमेन्स के रिचुअल मटेरियल्स, काफी सारा, काफी मिक्स्ड। यहां क्लाइन एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन करता है। ये लिस्ट इतनी वेल राउंडेड है कि उससे कुछ फिक्स्ड कंक्लूजन नहीं निकलता। ये हाइडिंग टेक्निक है, सनरीज का धुआं, ताकि रियल टारगेट दिखे नहीं। और सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट, डेमीगॉड कोनास को भी एक्चुअल रीजन पता नहीं। मुझे लगता है यही साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का स्टाइल है। इंफॉर्मेशन को कंपार्टमेंटलाइज करो, हर बंदे को बस उतना दो जितना उसके टास्क के लिए जरूरी है, बाकी सब सीक्रेट। एरियाना पूछती है, क्या तुम्हारा कोई गेस है कि वो क्या कर रहे हैं? कुनास बोलता है, मुझे लगता है वो कुछ डिग कर रहे हैं और सैक्रिफाइस अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर एरियाना थोड़ा और डीप जाती है। तुमको अंडरग्राउंड रूइंस में इन्वॉल्व किसने किया और कौन लोग डेप्थ्स में जा सकते हैं? कुनास फिर स्ट्रगल करता है, पर कोई अनोमली नहीं। वो बोलता है, हिज मैजेस्टी के ऑर्डर्स थे। मैं डेमीगॉड बना क्योंकि उन्होंने फॉर्मूलाज, इंग्रेडिएंट्स और अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो भी दिया, ताकि जब मैं स्ट्रेंथ हाइड ना कर सकूं तब भी सीक्वेंस 5 की तरह एक्ट कर सकूं। क्लाइन के लिए ये लाइन एक और वार्निंग जैसी है। जॉर्ज थर्ड सिर्फ किंग नहीं, एक प्लानर है जो टूल्स को परफेक्टली प्लेस करता है। कोनास कंटिन्यू करता है, हिज मैजेस्टी के अलावा रॉयल फैमिली के सिर्फ 2 डेमीगॉड्स डेप्थ्स में एंटर कर सकते हैं, प्रिंस ग्रोव और डचेस जॉर्जिना। क्लाइन अपने दिमाग में नेम्स को सॉर्ट करता है। ऑगस्टस फैमिली, रॉयल फैमिली। लेकिन रॉयल फैमिली में सिर्फ 2 डेमीगॉड्स? नहीं, और भी हो सकते हैं, बस सब फ्रंट में नहीं आते। मिस जस्टिस ने भी इन दोनों का ज्यादा जिक्र नहीं किया था। मतलब ये लोग सोशल इवेंट्स से दूर रहते हैं। और ये भी लॉजिकल है। डेमीगॉड लेवल पर एज स्लो होती है, लाइफ स्पैन लंबी होती है। ऑफिशियल पोस्ट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस उनके लिए रिस्क बन जाते हैं। पब्लिक में बार बार दिखना मतलब ट्रेसेस छोड़ना। एरियाना अचानक पूछती है, क्या तुमने कोरेंस को अंडरग्राउंड रूइंस में देखा? कोरास कंफ्यूज्ड होता है, कौन? एरियाना एक्सप्लेन नहीं करती। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लाइड कर जाती है, इनके अलावा तुमने और किस किस को देखा? कोनास वैसे ही स्लगिश स्पिरिट चैनलिंग स्टेट में बोलता है, डीमनिस सेक्ट की साइड से डिस्पेयर नाइटिंगेल पनाटिया थी। बाद में सेंटिस ऑफ वाइट कैटरीना आ गई। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स की साइड से हेवन रैम्बिस। एरियाना पूछती है, क्या ये लोग डेप्थ्स में गए? कुनास हेड शेक करता है, मुझे नहीं पता, मैं हर टाइम फॉलो नहीं कर रहा था। जब मैं मिला वो पेरिफेरी में थे। इस पॉइंट पर पिक्चर का आउटलाइन बनता है, लेकिन सेंटर अभी भी ब्लैक है। जॉर्ज थर्ड की अरेंजमेंट इतनी फ्लॉलेस है कि कोनास जैसा डेमीगॉड भी सिर्फ अपना असाइंड कॉरिडोर जानता है। उसको बोर्ड का फुल गेम ही नहीं दिखाया गया। एरियाना कुछ और एंगल से क्वेश्चंस करती है, लेकिन हर बार वही वॉल, इंफॉर्मेशन का मेज जिसमें हर डोर सिर्फ एक काम के लिए खुलता है। फिर एरियाना अपना राइट हैंड फ्लिप करके जेंटली प्रेस डाउन करती है और कोनास की सोल वापस बॉडी में पुश हो जाती है। क्लाइन का मैरियोनेट कंट्रोल रिस्टोर हो जाता है और क्लाइन के अंदर एक कोल्ड थॉट उठता है, कंसीलमेंट की अथॉरिटी सच में इंप्रेसिव है। अगर कभी एरियाना ने उसका मैरियोनेट इंटेरोगेट किया तो शायद क्लाइन को पता भी न चले कि कब कंट्रोल चला गया। आरियाना अपना बॉडी टर्न करती है और बालकनी पर खड़े गर्मन स्पैरो से बात करती है। उसकी आवाज में अर्जेंसी नहीं, लेकिन सर्टेनिटी है। जॉर्ज थर्ड का प्रॉब्लम बेसिकली कंफर्म हो गया है, अंडरग्राउंड रूइंस की लोकेशन भी। फिर वो बिना पॉज के आगे बोलती है, मैं अभी चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ स्टीम के आर्च बिशप से मिलूंगी। उनको कन्विंस करके आज रात ही एक्शन करवाया जाएगा और रूइंस को ओपन किया जाएगा। ये सुनते ही एक और लेयर ऑफ प्रेशर आती है, क्योंकि जब चर्चेज मूव करती हैं तो एनिमी भी रिएक्ट करता है। ये चेस का वो फेज होता है जहां एक मूव से मल्टीपल ट्रैप्स ट्रिगर हो सकते हैं। आरियाना कंटिन्यू करती है, जब तक मैं तुम्हें इन्फॉर्म ना करूं, कोनास किलगोर को कंट्रोल में रखो, प्रिटेंड करना कि सब फाइन है और फिर उसको वैनिश करा देना। क्लाइन तुरंत समझ जाता है, अगर कोनास में कुछ भी ऑफ दिखा तो रॉयल साइड को अलार्म हो जाएगा और फिर रूइन सील, इमरजेंसी प्लान या कोई और अननोन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सकता है। इस मोमेंट पर डेंजर सिर्फ फाइट का नहीं, टाइमिंग का है। एक छोटी सी डिले और एनिमी अपना एविडेंस मिटा सकता है।
क्लाइन कामली नोट करता है, नो प्रॉब्लम। आरियाना और कुछ नहीं बोलती। वो कैजुअली हैंड वेव करती है और आयन स्किन्ड पॉकेट वॉच हवा में उड़कर उसके पास आ जाती है। आरियाना बोलती है, ये सील्ड आर्टिफैक्ट जॉर्ज थर्ड ने बिस्ट्रो किया था। शायद इसकी ओरिजिन से हमें क्लू मिल जाए। क्लाइन यहां बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता। उसके अंदर एक सिंपल ऑनेस्ट कैलकुलेशन है। इस ऑपरेशन का आधा सक्सेस आरियाना की वजह से है। कंसील्ड वर्ल्ड और वो अनसीन ब्लेसिंग जिससे मिसफॉर्चून एनिमी पर सेट हुई, ये सब बिना आरियाना के पॉसिबल नहीं। स्पॉइल्स का फेयरनेस यहां मैटर करता है और क्लाइन जनरली इस चीज में जस्ट रहता है। वैसे भी कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो क्लाइन के कॉम्बैट स्टाइल के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लाइन एक बिजारो सॉर्सरर है। उसके लिए प्रिडिक्टेबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, और इस आर्टिफैक्ट का नेचर रैंडमनेस क्रिएट करता है। ये रैंडमनेस एनिमी को हर्ट कर सकती है, लेकिन सेम रैंडमनेस यूजर को भी वीकन कर देती है। क्लाइंट के लिए ये रिवॉर्ड कम, रिस्क ज्यादा है। क्लाइंट के दिमाग में एक और प्रैक्टिकल थॉट भी चलता है। अगर कभी ये आर्टिफैक्ट उसके हाथ में आता तो वो इसको स्नेक ऑफ फेट विल और जेप्टिन तक प्रमोट करने जैसा प्लान सोच सकता था, क्योंकि लक पर सर्वाइव करने वाला लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का डेमीगॉड ही ऐसे कियोटिक आइटम को कॉमंडियर कर सकता है। और अगर ऐसा होता तो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट जैसा ह्यूज सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जहां सीक्वेंस 1 भी एग्जिस्ट करता है, वो डेफिनेटली पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स देकर ट्रेड करने को रेडी होता। क्लाइंट को प्रॉफिट चाहिए, पर स्मार्ट प्रॉफिट, जहां कंट्रोल उसके हाथ में हो। लेकिन अभी आरियाना पॉकेट वॉच अपने पास रखेगी तो ये ज्यादा सेंस बनाता है। क्लाइंट क्वाइटली बोलता है, आई लीव इट टू यू। आरियाना जेंटल नॉड करती है और फिर वो आयन स्किन्ड पॉकेट वॉच वापस कोनास किलगोर की तरफ थ्रो करती है, ऐसे कि अर्ल ऑफ द फॉलन बिल्कुल पहले जैसा लगे। कोई विजिबल डिफरेंस नहीं, कोई क्रैक नहीं, कोई हिंट नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। एनिमी के अगेंस्ट सबसे पावरफुल वेपन कभी कभी अटैक नहीं, नॉर्मैलिटी होती है। प्रिटेंड करना, मास्क मेंटेन रखना और अपोनेंट को लगने देना कि सब रूटीन है। फिर आरियाना की फिगर ऐसे वैनिश होती है जैसे किसी ने इरेजर से मिटा दिया हो। नो स्मोक, नो शैडो, बस इरेज्ड। और सिर्फ आरियाना ही नहीं, वो पिच ब्लैक कंसील्ड वर्ल्ड भी वाइप हो जाता है। क्रिम्सन मून, स्टीपल, चिमनीज सब डिसॉल्व, ब्लिंक के अंदर। एक सेकंड पहले जो रियलिटी थी वो गायब, अब नॉर्मल वर्ल्ड वापस। क्लाइन खुद को मास्टर बेडरूम में पाता है। कोनास किलगोर गेस्ट रूम में है, टेंस ऑफ मीटर्स दूर। उसके हाथ में रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर टाइट क्लेंच्ड किया हुआ है। और यहां सीन एक लास्ट अनसेटलिंग नोट पर एंड होता है। कोनास, माई 9 का ब्रिगेडियर जनरल, अपने ही डिसऑर्डर से रिवॉल्वर को वापस अंडर आर्म होल्स्टर में सेट करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो वही मेगर वाइन जो उसने पहले पोर की थी उसको उठाता है और एक सिप ले लेता है। बाहर से नॉर्मल, इनसाइड से पपेट। और मुझे लगता है यही लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का रियल हॉरर है। कभी कभी कोई आदमी तभी हार चुका होता है जब वो अभी भी चल रहा होता है, बोल रहा होता है और वाइन पी रहा होता है। कंट्रोल उसके पास नहीं, पर दुनिया को लगता है सब ठीक है। बैकलैंड का नॉर्थ बरो, सेंट सैमुअल कैथीड्रल। रात का वक्त है और क्रिम्सन मून की रोशनी शहर पर ऐसी पड़ रही है जैसे सब कुछ को थोड़ा सा बेजान बना रही हो। हवा तेज है और कैथीड्रल के स्टीपल के पास एक बड़ा सा क्लॉक जैसे हर टिक के साथ किसी और चीज का काउंटडाउन चला रहा हो। इसी हवा के बीच चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल, बैकलैंड डायसीज का आर्क बिशप, डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटिनस सीधा उतरता है। उसका ब्लैक रोब, स्टॉर्म का सिंबल और उसका हेवी बिल्ड सब मिलके एक ही फीलिंग देते हैं। ये आदमी बात कम, एक्शन ज्यादा करता है। वो स्टीपल के टॉप पर आते ही दूसरी तरफ ऑलरेडी खड़े एक फिगर को देखता है। व्हाइट प्रीस्ट रोब, बॉनेट और एक माइल्ड सा फेस। चर्च ऑफ स्टीम का डिवाइन काउंसिल मेंबर, आर्क बिशप होरमिक हेडन। ये वही है जो क्लर्जीमैन के साथ साथ साइंटिस्ट भी माना जाता है। बैकलैंड यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान का सीनियर अध्यापक। रैंडल सीधा पूछता है, होरमिक, तुम्हें पता है क्या हुआ? एंथनी ने अचानक यहां क्यों बुलाया? होरमिक, काम है। मैं तुमसे ज्यादा पहले नहीं आया, मैं तो बस कुछ ही मिनट पहले प्रयोगशाला से निकला। यह छोटा सा जवाब भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि इसका मतलब इन्विटेशन अर्जेंट है। और जब चर्च ऑफ एवनाइट रात के टाइम ऐसे बुलाए तो नॉर्मल बात नहीं होती। रैंडल कुछ बोलने ही वाला होता है कि स्पाइरल स्टेयरकेस से एक और फिगर ऊपर आता है। स्टीपल का वो हिस्सा जहां क्रिम्सन मून की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंचती, वहां से ये आदमी इमर्ज होता है। ब्लैक क्लर्जीमैन रोब,
रेड एक्सेंट्स, चेस्ट पर 5 डार्क सीक्रेट एम्बलम्स, क्लीन शेवन फेस, आंखें गहरी और बिल्कुल स्टिल। यह है सेंट एंटनी स्टीवनसन, चर्च ऑफ एवनाइट के 13 आर्क बिशप्स में से एक और बैकलैंड डायसीज का इंचार्ज। रैंडल का टोन शार्प रहता है। वो इनडायरेक्टली पॉइंट कर देता है कि रात को मीटिंग का मतलब क्या है। एंटनी का जवाब सीधा है, बहुत प्रेसिंग मैटर है। हॉर्मिक और रैंडल दोनों का ध्यान एक साथ फिक्स हो जाता है। और मुझे लगता है यहां हॉर्मिक के लिए रैंडल का होना कन्वीनियंट है। स्टॉर्म वाले लोग बात को गोल नहीं घुमाते, सीधा सवाल कर देते हैं। इसलिए एंटनी को भी सीधा बोलना पड़ता है। एंटनी बोलता है, ये रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, मैम आरियाना खुद बताएंगी। बस इसी नाम के साथ स्टीपल की डार्कनेस में एक अलग ही प्रेजेंस भर जाती है। शैडोज के अंदर से एक बेयरफुट बन हेड फीमेल फिगर आउटलाइन होती है। सिंपल रोब, ट्री बार्क का बेल्ट, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं। लेकिन उसका आना ही इनफ है। मैम आरियाना। रैंडल और हॉरोमिक दोनों तुरंत बाव करते हैं। उनकी आवाज एक साथ निकलती है, गुड इवनिंग मैम आरियाना। इस मोमेंट पर उनके फेसेस में सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि ग्राउंडेड एंजल का बैकलैंड में अपीयर होना अपने आप में एक वार्निंग है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में चर्चेज, रॉयल फैमिली और मिलिट्री का एक टैसिड बैलेंस चलता है। बैकलैंड में ऐसे लेवल की प्रेजेंस आना मतलब कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा सीक्रेट या कोई ऐसा डेंजर जो अब छुप नहीं सकता। और उनके दिमाग में एक और थॉट भी छुपता है, मैम आरियाना बैकलैंड में कब आईं, किसी को पता ही नहीं चला। कंसीलमेंट का मतलब यही होता है, जब पता चले तब ऑलरेडी लेट। मैम आरियाना बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्रीटिंग एक्सेप्ट करती हैं, कोई हॉटीनेस नहीं। फिर वो राइट हैंड उठाती हैं और हवा को जैसे पकड़ लेती हैं। थिन एयर में फेंट लाइट बनती है, डार्कनेस के साथ मिक्स होती है और फिर एक सीन प्रोजेक्ट होता है। आरियाना और कोनस किलगॉर की पूरी कॉन्वर्सेशन। ये सीन देखते ही जो सीक्रेट काफी टाइम से हिडन था, वो अब 3 चर्चेस के टॉप डेमीगॉड्स के सामने खुल जाता है। रैंडल को एक पर्टिकुलर लाइन पर झटका लगता है। वो बोल उठता है, वो तो सीक्वेंस 4 तक एडवांस कर गया, डेमीगॉड बन गया। क्योंकि रैंडल कोनस किलगॉर को जानता था। उसको लगता था MI9 का ये डेप्यूटी डायरेक्टर सिर्फ सीक्वेंस 5 है और डेमीगॉड लेवल कॉम्बैट स्ट्रेंथ सील्ड आर्टिफैक्ट के सिवियर नेगेटिव इफेक्ट से निकालता है। लेकिन यहां तो रियलिटी उल्टा है। सीक्वेंस 4 खुद का है, डिस्गाइज अलग। कोई तुरंत रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि प्रोजेक्शन अभी चल रही है और सबका दिमाग एक साथ कैलकुलेशंस कर रहा है। हॉर्मिक धीरे से बोलता है, ब्लड एम्परर का सीक्रेट रूइन और उसमें लार्ज नंबर ऑफ लोग भेजना, ये दोनों पॉइंट्स एक साथ हो ही नहीं सकते बिना किसी बुरे मतलब के। रैंडल तुरंत अग्री करता है, हाँ अभी चलते हैं रूइंस तक। रैंडल का इंस्टिंक्ट हमेशा सिंपल है, जब डेंजर का हिंट मिले तो लेट मत करो। लेकिन आरियाना उनको रोककर एक लाइन बोलती है जो रात को और ठंडा बना देती है। ये रॉयल फैमिली और किंग से रिलेटेड है, बेहतर होगा तुम अपने अपने होली सी से परमिशन लो। ये सिर्फ फॉर्मल स्टेप नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव मूव है। क्योंकि जब टारगेट किंग हो तब एक गलत स्टेप से चर्चेज और किंगडम का बैलेंस हिल सकता है। और अगर अंदर कोई ट्रैप हुआ तो होली सी को पहले से पता होना चाहिए। रैंडल और हॉर्मिक बिना हेजिटेशन के हाँ कर देते हैं। कुछ देर बाद दोनों के पास जो सील्ड आर्टिफैक्ट्स है उनसे फीडबैक आता है, परमिशन मिल चुकी है। अब ये ऑपरेशन एक जॉइंट ऑपरेशन बन चुका है, चर्च ऑफ एवनाइट, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ स्टीम एक साथ। आरियाना, एंटनी, रैंडल, हॉर्मिक चारों बैकलैंड की रात को चीरते हुए उस जगह की तरफ निकलते हैं जहां कोनस किलगॉर गया था, ब्लड एम्परर का अंडरग्राउंड रूइन। फिर आरियाना एक आयरन ब्लैक कोट ऑफ आर्म्स निकालती है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स हैं। वो इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। और यहां एक सटल साइकोलॉजिकल प्रेशर है। आरियाना कोई डिस्गाइज नहीं कर रही, वो बिल्कुल कामली खड़ी हैं, जैसे उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि रूइंस के गार्ड्स उनको देख लेंगे। हॉर्मिक इस पर सोच में पड़ जाता है। रैंडल के फेस पर काम कॉन्फिडेंस है। उसको लगता है जब मैम आरियाना साथ हों तो प्रॉब्लम का चांस ही कम है। अंडरग्राउंड रूइंस के अंदर एक स्ट्रेंज मेटल पेडेस्टल पर घोस्टली ब्लू बीम शूट करता है और एक डोर बन जाता है, डोर ऑफ टेलीपोर्टेशन। 4 ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो बीम के थ्रू बाहर का सीन ऑब्जर्व करते हैं और उनके पास एक प्री डिटर्मिन्ड मेथड है, कंफर्म करना कि जो समन कर रहा है वो डिस्गाइज्ड है या नहीं, उसके बाद ही डोर ओपन करना। लेकिन बीम में उनको कुछ भी नहीं दिखता।
बाहर का एरिया एम्प्टी है। उनके चेस्ट में अनीज भर जाती है, कंफ्यूजन भी, क्योंकि अगर समन हुआ है तो कोई तो होगा, पर उनकी आंखों को कुछ मिल ही नहीं रहा। और इसी कंफ्यूजन में उनके बिल्कुल पीछे एक फिगर आउटलाइन होती है, पैच्ड रोब में आर्याना। ये मोमेंट पर डेंजर फिजिकल नहीं, मेंटल है। गार्ड्स को समझ ही नहीं आता कि उनका कंफर्म करने वाला मेथड फेल कैसे हो गया। उनका दिमाग रीजन ढूंढ रहा होता है और इसी गैप में आर्याना अपना कंट्रोल सेट कर चुकी होती है। एक ब्लिंक के अंदर चारों गार्ड्स डीप स्लीप में गिर जाते हैं। कोई स्क्रीम नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस ऑफ। एंटनी अंदर आता है, रैंडल आता है, हॉरमिक आता है, एक के बाद एक। और ये लोग यूजुअल रास्ते से नीचे नहीं जाते। वो हॉल से पास करते हैं, मिड एयर में फ्लोट करते हैं और पूरे रूइंस को ऊपर से देखते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन माइक्रोस्कोप से हो रही हो। यहां का वर्ल्ड डार्कनेस से रूल होता है। कुछ जगह स्ट्रेंज मॉस ग्रो कर रहा है जो हल्का सा ग्लो देता है, और कुछ ह्यूमन साइज्ड बिल्डिंग्स के आसपास टॉर्चेस जल रहे हैं जो लिमिटेड लाइट में स्ट्रक्चर को रिवील करते हैं। एक तरफ ग्रे रॉक वॉल है जो ऊपर तक एक्सटेंड करता है, जैसे ग्राउंड से कनेक्टेड हो। दूसरी तरफ एक बॉटमलेस डार्क वैली, ऐसी अबिस जहां नजर डालो तो नजर वापस आने से मना कर दे। बीच में स्टोन स्लैब्स का रोड है जो हॉल्स और बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। और इस रोड पर कभी कभी कुछ ह्यूमन साइलेंटली आते जाते दिखते हैं। कोई बात नहीं, कोई हंसते हुए फेस नहीं, बस एक रूटीन जो नॉर्मल लगने की एक्टिंग कर रहा है। एंटनी हॉर्मिक रैंडल का प्लान सिंपल है, कुछ लोग पकड़ो, इंटेरोगेट करो और इनसाइड का पिक्चर क्लियर करो। लेकिन तभी वैली के डार्कनेस से एक फिगर ऊपर फ्लाई करता हुआ आता है, सीधा इन डेमीगॉड्स की तरफ। उसका फेस लॉन्ग है, वाइट हेयर नेट, लिप्स के ऊपर दो कर्ली मुस्टैशेस, थिक ब्राउज, आंखें थोड़ी बड़ी, और उसका लुक वियर्डली फेमिलियर, जैसे किसी पोकर कार्ड फिगर का लिविंग वर्जन हो। वो गाउन और ह्यूज क्लोक पहने हैं, शूज के टिप्स एक्स्ट्रा लॉन्ग, अटायर करंट टाइम्स का नहीं, जैसे वो किसी और सेंचुरी से यहां आ गया हो। एंटनी और हॉर्मिक उसको पहचान लेते हैं। प्रिंस ऑफ सोनिया, ग्रोव अगस्टस, रॉयल फैमिली का डेमीगॉड। वो आते ही पहला सवाल वही करता है जो उसके शौक को दिखाता है, तुम लोग एंटर कैसे हुए? ग्रोव ऑगस्टस का एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे उसके पास कॉन्फिडेंस भी है और अनसर्टेनिटी भी, क्योंकि इस जगह का सीक्रेट रॉयल्टी के हाथ में था। और अब 3 चर्चेस के आज बिशप्स यहां खड़े हैं, ये उसके कैलकुलेशंस में फिट नहीं बैठ रहा। एंथनी, जो रात भर एक स्टेडी सीरियसनेस कैरी कर रहा था, इनिशिएटिव लेता है। वो सिंपल एक्सप्लेनेशन देता है, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, MI9 की कोना स्किलगोर तक ट्रेस, और फिर यहां तक पहुंचना। ग्रोव का फेस हल्का सा चेंज होता है, उसकी नजर आर्याना पर टिक जाती है, और उसके अंदर एक रिकग्निशन भी है और एक अनकंफर्टेबल रिस्पेक्ट भी। वो धीरे से जैसे कंफर्म करता है, मैम आर्याना? आर्याना का जवाब शॉर्ट है, हाँ, डिसअपीयरेंस केस मेरी जिम्मेदारी थी। इस मोमेंट पर ग्रोव का बिटर स्माइल निकलता है और वो अपनी तरफ से स्टोरी को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि उनकी ग्रीड थी। रूइन मिलने के बाद उनका फोकस सिर्फ ये था कि अंदर के आइटम्स रिट्रीव कर लें। सीक्रेट रखने के लिए उन्होंने डीमनेस सेक्ट के साथ कुछ कनेक्शंस बनाए, उनके गैदर किए हुए लोग यूज करके पैसेजवे बनवाया और कुछ रिचुअल्स भी करे। फिर वो तुरंत एक लाइन ऐड करता है, नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, वो नॉर्मल रिचुअल्स थे, और जो लोग डीप में हैं वो अभी भी अलाइव है। ये लाइन एक साइकोलॉजिकल मूव है। वो पहले गिल्ट एक्सेप्ट करता है, फिर स्कोप को छोटा बनाता है ताकि चर्चेस का रिएक्शन सॉफ्ट हो। मुझे लगता है यहां ग्रोव का मेन गोल ये है कि तुम लोग थ्रेट मत बनो, तुम लोग बस इंस्पेक्ट करके चले जाओ। वो ऑफर करता है कि वो खुद लीड करेगा और सबको दिखा देगा। अनओपन सील्स और बिल्डिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है, ये वो क्लेम करता है। एंथनी, होरामिक, रैंडल एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में पजलमेंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कोनास से निकली और जो एटमॉस्फेयर यहां फील हो रहा है, उसके हिसाब से स्टोरी ज्यादा डार्क होनी चाहिए थी। पर ग्रोव एक काम एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जैसे सब मैनेजेबल हो। यहीं पे मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क हिडन होता है। जब चीज एक्सपेक्टेड से ज्यादा सिंपल लगे, तब अक्सर कोई मिस डायरेक्शन चल रही होती है। आर्याना एक और लाइन ड्रॉप करती है, बिल्कुल डायरेक्टली, तुमने ग्रेट स्मॉग भी क्रिएट किया। ग्रोव का रिएक्शन तुरंत आता है। वो सीधा डिनाई करता है। वो बोलता है ग्रेट स्मॉग उनका काम नहीं था, वो एक लेसन था जो उन्हें डीमने सेक्ट के साथ कोऑपरेट करके मिला। डीमने सेक्ट ने एडिसैक को कंट्रोल करने की कोशिश की,
उसके थ्रू किंगडम पर कंट्रोल का प्लान था। जब रॉयल साइड ने ये सी थ्रू कर लिया, तब डीमनेसेस ने ग्रेट स्मॉक क्रिएट किया और उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। ये एक्सप्लेनेशन सुन के रैंडल और एंथनी के दिमाग में एक साथ दो थॉट्स चलते हैं। पहला, ग्रोव का लॉजिक प्लॉजिबल है। दूसरा, ये भी पॉसिबल है कि ये नैरेटिव केयरफुली प्रिपेयर्ड हो ताकि ब्लेम शिफ्ट हो जाए। ग्रोव नीचे पॉइंट करता है और फ्रैंक टोन में बोलता है, सिर्फ रूइन सीक्रेटली डिग करने के लिए कोई ग्रेट स्मॉक जैसी चीज क्यों करेगा? वो बोलता है, डीप जाके एग्जामिन करो, सब समझ आ जाएगा। फिर वो एक और इंटरेस्टिंग लॉजिक यूज करता है, मैम आरियाना यहां है तो ट्रैप का काम नहीं चलेगा, और वैसे भी इवन अगर हम तुम्हें यहां बरी कर दें, चर्चिस को तुरंत प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। तुम लोग बिना होली सी को बताए आए ही नहीं होगे। अगर तुम वापस नहीं गए तो वो एक्शन लेंगे। इस लाइन में ग्रोव अपनी सेफ्टी स्टैब्लिश करना चाहता है। वो बेसिकली कह रहा है, मैं तुम लोगों को यहां कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे विलन मत समझो। ये एक स्मार्ट साइकोलॉजिकल शील्ड है। रैंडल और एंथनी दोनों कुछ सेकंड्स के लिए थिंकिंग में चले जाते हैं और उनकी नजर बार बार आरियाना पर जाती है, क्योंकि यहां फाइनल कंट्रोल आरियाना का है। कंसीलमेंट वाली अथॉरिटी के सामने फेक और रियल का फर्क निकालना पॉसिबल होता है, पर तब भी रिस्क ऑलवेज होता है। आरियाना कामली नॉड करती है, ठीक है, और फिर ये लोग ग्रोव की गाइडेंस में रूइंस के डेप्थ्स की तरफ जाते हैं। नीचे का सीन सरप्राइजिंगली ऑर्डरली है। डार्कनेस के अंदर एक ऐसा एरिया मिलता है जैसे वहां किसी ने पैर नहीं रखा, और साथ ही कुछ मैन और विमेन दिखते हैं जिन्हें डिफरेंट रिचुअल्स फॉर्म करना सिखाया गया है। वो पैनिक में नहीं, कियोस में नहीं, उनका रूटीन ऑलमोस्ट सीरीन है, जैसे उनको पता ही ना हो कि ऊपर का वर्ल्ड उन्हें सर्च कर रहा है। ये सेरेनिटी भी एक रेड फ्लैग बन सकती है, क्योंकि नॉर्मल लोग जो अंडरग्राउंड सीक्रेट रूइंस में रखे गए हों, उनके अंदर फियर या रेजिस्टेंस का हिंट होता। यहां सब कंट्रोल्ड लग रहा है। आरियाना, होरामिक, एंथनी, रैंडल सब अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अलग रीजन्स चेक होते हैं। कुछ लोग आगे निकलकर और डीपन एंगल से देखते हैं। हिडन डोर्स, सील्स, रिचुअल्स के पैटर्न्स सब एग्जामिन होता है, लेकिन कोई डिसाइसिव प्रूफ नहीं मिलता। कोई इमीडिएट डिजास्टर नहीं, कोई ऑब्वियस ईवल ऑल्टर नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं जो डायरेक्टली किंग को एक्सपोज कर दे। और इसी गैप में प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं कि यहां कुछ हो रहा है या नहीं। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर यहां कुछ हो रहा था तो वो कहां छुपा है और कौन सा लेयर अभी भी उनकी नजर से बच रहा है। मीनवाइल ऊपर वाली साइड पर आरियाना का मैसेज क्लाइन तक पहुंच गया है। क्लाइन अपनी तरफ से बिल्कुल क्वाइटली प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो कोनास किलगोर को मैनर के अंदर एक सर्वेंट की तरह शिफ्ट करता है और MI9 का डेप्यूटी डायरेक्टर वैनिश हो जाता है। ऐसे वैनिश जैसे वो कभी था ही नहीं, कम से कम पब्लिक की नजर में। और फिर क्लाइन पेशेंटली एक सैक्रिफिशियल रिचुअल करता है। ये कोई पैनिक वाला मूव नहीं, ये वो काम प्रेपरेशन है जो क्लाइन हमेशा करता है। पहले चीजों को ग्रे फोक के ऊपर भेजो, वहां फर्दर रिसर्च के लिए। जो आइटम्स इस ऑपरेशन में मिले थे वो सब ऊपर सेंड होते हैं। क्लाइन पेशेंटली डे ब्रेक का वेट करता है, क्योंकि रात में जो खाली हाथ इन्वेस्टिगेशन दिख रही है वो कभी कभी सिर्फ एक पॉज होता है। एक ऐसा पॉज जहां एनिमी भी डिसाइड कर रहा होता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। और मुझे लगता है यही लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का रियल प्रेशर है। जब डेमीगॉड्स, ग्राउंडेड एंजल और 3 चर्चेज एक जगह मिलकर भी कुछ नहीं पकड़ पाते, तब समझ आता है कि ओपोनेंट सिर्फ स्ट्रांग नहीं, स्मार्ट भी है। और जो सीक्रेट छुपा है वो शायद अभी भी उनके बिल्कुल पास है, बस उनकी नजर के एक ब्लाइंड स्पॉट में।